नमस्कार, आदाब। सरहद के दो रुख के शुमारे में आप सभी नाजरीन का इस्तकबाल है। आइए सबसे पहले नजर डालते हैं सुर्खियों पर। मजहबी इंतहा पसंदी, दहशतगर्दी और अदम बर्दाश्त से घिरा पाकिस्तान का मुआशरा। बिजली और सेहत जैसी दीगर बुनियादी सहूलियात को तरसते गिलगित बल्तिस्तान के अवाम। और जम्मू कश्मीर में ऑफ बीट सियाहती मकामात को दिया जा रहा है बढ़ावा। फिरका वारियत, मजहबी इंतहा पसंदी, दहशतगर्दी और अदम बर्दाश्त ये महज अल्फाज नहीं हैं, बल्कि हकीकत का वो पन्ना है जिससे पाकिस्तान और उसके कब्जे वाले इलाके बड़ी मुद्दत से जूझ रहे हैं। मजहब को हथियार और दहशतगर्दों को फुट सोल्जर के तौर पर इस्तेमाल करने का जो फार्मूला जनरल जिया ने निकाला था, आज वो खुद के लिए ही तबाहकुन साबित होता नजर आ रहा है। शिद्दत पसंदी अवाम में हावी हो गई है। जमात इस्लामी और तहरीक लब्बैक जैसी पार्टियां मजहबी जुनून का इस्तेमाल अवाम के दिलो दिमाग पर हावी होने के लिए कर रही हैं। इन्हें तौहीन रिसालत के तौर पर एक ऐसा नायाब हथियार हाथ लगा है जिसका इस्तेमाल बड़े से बड़े दुश्मन को मारने से लेकर निजी खुन्नस निकालने तक किया जाता है। गुज़िश्ता रोज पाकिस्तान के सियालकोट में भी मजहब की पट्टी आंखों पर बांधे सैकड़ों लोगों की भीड़ ने एक गैर मुल्की शहरी की जान ले ली। इस दिलदोज वाक़ये पर जहां एक जानिब समाज के एक बड़े तबके में खामोशी पसरी है, तो वहीं दूसरी तरफ वादी हुंजा के तरक्की पसंद अवाम इसकी पुरजोर मुखालफत कर रहे हैं। इंसानियत को शर्मसार करने वाली ये तस्वीरें और वीडियो आप में से बेशतर ने अब तक देख ली होंगी। रूह को कंपा देने वाला ये मंजर है तो सियालकोट का, लेकिन ये सच्चाई पूरे पाकिस्तान की बयान कर रहा है। श्रीलंकाई शहरी प्रियांथा दियावदाना को बेरहमी से मार मार कर उसकी एक एक हड्डियां तोड़ देने में इस हत्यारी भीड़ को बहादुरी नजर आ रही थी। सख्त शबीह वाले प्रियांथा से उसके फैक्ट्री के वर्कर पहले से ही नाराज थे और बस जैसे ही मौका मिला उस पर ब्लास्फेमी का इल्जाम लगाया और आनन फानन में सजाए मौत मुकर्रर कर दी। न सबूतों की जरूरत, न गवाह की, न फैसले की। यहाँ मौजूद तकरीबन हर शख्स पहले तो खुद ही जज बना और फिर खुद ही जल्लाद बन गया। इस वहशतनाक और बर्बरियत की खबर जब गिलगित बल्तिस्तान पहुंची तो कौम परस्तों ने इसकी शदीद अल्फाज में मजम्मत की। और जिस मुबारक पैगंबर के नाम पे ये जुल्म और सितम किया गया, उस पैगंबर ने कभी मुसलमानों की या किसी एक फिरके की बात नहीं की, बल्कि पूरी इंसानियत की उसने बात की है। आज अफसोस से कहना पड़ता है, उस मोहसिन इंसानियत के नाम पे लोगों के ऊपर जुल्म और जबर किया जाता है। उनके ऊपर पथराव करके, उनको मार पीट के, उनके लाश को घसीट के फिर उसकी लाश की इतनी बेहुरमती की जाती है जो न इस्लाम में जायज़ है न दुनिया के किसी मजहब में जायज़ है। उसको आग लगाया जाता है और लोग उसके साथ सेल्फियां बनाते हैं। मुआशरे में जब शिद्दत पसंदी हावी होती है तो समाज का चेहरा ऐसा ही घिनौना बन जाता है। क्या फर्क है इस भीड़ में और उस तालिबान में या दाइश के उन कातिलों में जो राह चलते मौत बांटते फिरते हैं? इससे पता चलता है कि तहरीक लब्बैक जैसी तंजीमें क्यों इतनी तेजी से पाकिस्तान के मुआशरे में अपनी जगह बनाने में कामयाब हुई। क्यों आज भी लश्कर, जैश और हिजबुल के दहशतगर्द सरगर्म हैं और अवाम की जानिब से उनकी कभी कदाही मुखालिफत होती हो। ISI ने अपनी साजिशों से अपने ही मुल्क का बेड़ा गर्क कर दिया है। अफसोस पाकिस्तान का ये रोग उसके कब्जे वाले इलाकों जैसे गिलगित को भी अपने गिरफ्त में लेने को तैयार है। लेकिन इस नाउम्मीदी के बीच ये अवाम उम्मीद की शमा बनकर नजर आते हैं। हम पहले पाकिस्तान में बदनाम थे, अब तो बैन अल-अक़वामी तौर पे भी हमारा सर शर्म से झुक गया है कि यहाँ पे तो जिंदा लोगों को जलाया जाता है। पाकिस्तान में यहाँ जंगल का कानून है, जिसकी लाठी उसकी बैंस है। इस्लाम के लुबादे में लोग दहशतगर्दियाँ करते हैं। असल दहशतगर्दी तो ये है कि एक मासूम बेगुनाह आदमी को मार के, डंडे मार के, उसकी हड्डियाँ, जिस्म के सारे हड्डियाँ तोड़ के फिर जला के राख करना। किसी मुल्क में हमने ऐसा नहीं देखा था, सिर्फ पाकिस्तान में बदकिस्मती हमारी। ऐसे नामों की
लंबी फहरिस्त है जो तौहीन रिसालत के सिर्फ इल्जाम की वजह से पागल भीड़ के हाथों अपनी जान गंवा चुके हैं। तो आखिर क्यों ये इंसान भेड़ियों में तब्दील होते जा रहे हैं? इसकी वजह है गुज़िश्ता 3-4 दहाइयों से इनके ज़हन में जो नफरत का बीज बोया गया है वो बरगद के एक बड़े पेड़ में तब्दील हो चुका है। बाबा जान जैसे कौम परस्त जो तकरीबन 9 साल जेल की सलाखों के पीछे गुजार चुके हैं, साफ लफ्जों में बता रहे हैं कि कैसे अवाम को फिरका परस्ती में उलझाया गया है। दिमाग में दलदल भरने के लिए तालीमी निसाब बदला गया और बचपन से ही बच्चों को शिद्दत पसंद बनाने की ट्रेनिंग दी जाती है। इस हालात को बदलना है तो फौरन तालीमी निसाब में तब्दीली करनी होगी। ये इस्लाम की तदलील है। इसको रोकने के लिए मैं समझता हूँ निसाब तालीम के अंदर जो फिरकवारियत है, जो मजहबी जुनूनियत है, उसको निकालकर एक प्रोग्रेसिव, एक लिबरल, एक दुनिया के अंदर एक स्टैंडर्ड का निजाम तालीम तामीर करने की जरूरत है। उस निजाम तालीम के जरिए बच्चों तक वो सोच जाएगी और वो आने वाली नस्लें बच जाएगी। वरना मुशर्रफ ने कहा था पाकिस्तान का खुदा हाफिज है। वहां जो चाहेगा ताकतवर कमजोर को मारने लगा, उसका जनाजा निकालेगा, उसका हड्डी पसली एक करेगा और इल्जाम लगाएगा ये से तौहीन मजहब की, तौहीन रिसालत की। न ये अपनी तरह का पहला वाकया है और न ही आखिरी। खदशा इस बात का है कि इंतहा पसंदी की ये लहर नाम निहाद आज़ाद कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान को भी अपनी चपेट में ना ले ले। गिलगित बल्तिस्तान जो कभी अमन का गहवारा हुआ करता था, आज आईएसआई की साजिशों की बदौलत शिया और सुन्नी फिरके में पूरी तरह बढ़ चुका है। यहाँ जगह जगह दहशतगर्द कैंप सरगर्म हैं, जहाँ ब्रेन वॉश किए हुए नौजवानों को लाया जाता है। अल्लाह का शुक्र है कि यहाँ अभी भी बड़ी तादाद में नौजवान उस हद तक मजहबी जुनून में अंधे नहीं हुए हैं जिस तरह से पाकिस्तान के अवाम हैं। लेकिन अगर पाकिस्तानी गुलामी जारी रही और यहाँ से इस्लामाबाद का गैर कानूनी कब्जा खत्म नहीं हुआ तो उसके बद असरात के तौर पर गिलगित बल्तिस्तान का मुआशरा भी नफरत की उस अंधेरी सुरंग का रुख कर सकता है जिसका मुहाना सीधे दोज़ख में खुलता है। पाकिस्तान ने अपने अवाम को मजहबी जहालत के अंधेरे में धकेल दिया है और मौजूदा वाकया उसी की तस्दीक करता है। बहरहाल अब लौटते हैं जम्मू कश्मीर। यहाँ के जर्रे जर्रे को कुदरत ने बेशकीमती खूबसूरती से नवाजा है। यही वजह है कि पूरे साल सयाह यहाँ कसीर तादाद में पहुंचते रहे हैं। अमूमन टूरिस्टों की पसंद मशहूर सयाहती मकामात की तरफ ही ज्यादा रहती है। ऐसे में आज़ादी का अमृत महोत्सव के तहत ऑफ बीट डेस्टिनेशंस को भी बढ़ावा देना तय किया गया है। इसके लिए 75 मकामात की शिनाख्त की गई है, जिनमें वेरीनाग का इलाका भी शामिल है, जहां जिला इंतजामिया और सयाहती महकमे के मुश्तरका ताउन से टूरिज्म फेस्टिवल का एहतमाम किया गया। क्या कुछ खास रहा इस फेस्टिवल में, आइए जायजा लेते हैं हमारी इस रिपोर्ट में। यह है जिला अनंतनाग का वेरीनाग इलाका। यहाँ हालिया दिनों जिला इंतजामिया और महकमे सयाहत की जानिब से टूरिज्म फेस्टिवल मुनक्किद किया गया। इसका मकसद कुदरती तौर पर बेहद खूबसूरत मगर कम मशहूर इस सयाहती मकाम को सयाहती नक्शे पर अलग पहचान देना था, जिससे आने वाले वक्त में वादी में पहलगाम, गुलमर्ग और सोनमर्ग जैसे अहम तरीन सयाहती मकामात की फेरिस्त में वेरीनाग इलाके की शमूलियत को यकीनी बनाया जा सके। गवर्नमेंट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर की कोशिश है जो ऑफ बीट डेस्टिनेशन जिसे हम कहते हैं उसको प्रमोट किया जाए। आप जानते हैं कि जो भी अनंतनाग आता है वो पहलगाम, कोकरनाग का जरूर दौरा करता है, पर कहीं ना कहीं वेरीनाग अगर 100 लोग उधर आ रहे हैं तो 10 लोग इधर आ पाते हैं। आज ये एक खास पहल है कि जो हमारी ऑफ बीट डेस्टिनेशंस हैं उनको भी प्रमोट किया जाए और जरूर मुझे लगता है कि आज के कार्यक्रम के बाद जो लोग कोकरनाग, पहलगाम घूमने आते हैं वो जरूर वेरीनाग भी आएंगे।
वाटर स्प्रिंग, ट्रैकिंग रूट्स, कश्मीरी दस्तकारी, यहाँ की फनो सकाफत जिनकी अपनी अलग ही पहचान है, इनके बारे में ज्यादा से ज्यादा लोगों को रूबरू करवाने के लिए टूरिज्म पार्क के इस फेस्टिवल में मुख्तलिफ सरकारी और निजी स्टॉल्स लगाए गए थे, जहां पर वादी के मुख्तलिफ इलाकों से आए इलाका मकीनों ने नुमाइश बीनों को अपने इलाके की खुसूसियात और मालूमात से वाकिफ कराया, ताकि इस प्रोग्राम के जरिए वादी के उन इलाकों का प्रमोशन हो सके जो अभी भी लोगों की नजरों से ओझल हैं या कम मकबूल हैं। यहाँ पे जो ये प्रोग्राम ऑर्गेनाइज किया गया है बहुत अच्छा है। हमारा कश्मीर का टूरिज्म जो है वो प्रमोट होगा, तो हमने सोचा लेट्स प्रमोट और बांडीपोरा। बहुत अच्छी जगह है, देखने के काबिल है, इतनी खूबसूरत डेस्टिनेशन है, लेकिन प्रमोट नहीं की गई है। अगर हम प्रमोट करें तो वहाँ पे मतलब हमारा टूरिज्म जनरेट हो सकता है, एम्प्लॉयमेंट जनरेट हो सकती है और मनी मोर थिंग्स, जैसे कि गुरेज वैली है, बहुत अच्छी जगह है, अपने हर्ब्स के लिए बहुत फेमस है, स्नो माउंटेन से, लेक से, हबा खातून पीक है, सारी चीजें। अनंतनाग के इस फेस्टिवल में हिंदी और कश्मीरी जबान में गुलकारी और मौसीकी का प्रोग्राम भी पेश किया गया, जिससे एक दिलकश समा बन गया। इसके अलावा फेस्टिवल के जरिए यहाँ पर सयाहत से मुतालिक अहम निकात को उजागर किया गया। मसलन यहाँ पर वेरी नाग समेत अनंतनाग के मुख्तलिफ इलाकों को बढ़ावा देने के लिए जम्मू कश्मीर इंतजामिया क्या इक़दाम कर रही है और सयाहत से वाबस्ता तमाम स्टेक होल्डर्स कैसे मुख्तलिफ मंसूबों के जरिए फायदा उठा सकते हैं, ऐसी ही कई अहम मालूमात फेस्टिवल में आए आला अफसरों ने प्रोग्राम के स्टेज से दी। और हमने देखा कि अगर ऐसे प्रोग्राम हर एक डिस्ट्रिक्ट में हो, खासकर जम्मू कश्मीर में, तो ये हमारे लिए बहुत अच्छी बात है। ये अच्छी बात इसलिए हो सकती है क्योंकि यहाँ पे जो लोग आते हैं, यहाँ के लोकल हैं, वो अपने कुछ चीज़ें लाएंगे, यहाँ पे बेच सकते हैं। जो फॉरेन टूरिस्ट है वो आएंगे, वो लेंगे। उसके साथ साथ हमारे यहाँ पे वो अनएम्प्लॉयमेंट ख़त्म हो जाएगी और दिन ब दिन टूरिज्म डेवलप हो जाएगा। फेस्टिवल में आए लोगों का मानना था कि इस तरह के प्रोग्राम से न सिर्फ सयाहती सरगर्मियों को बढ़ावा मिलता है, बल्कि शोबे सयाहत से वाबस्ता अफराद की आमदनी में भी इजाफा हुआ है। बस जरूरत है मुस्तकबिल में फनो सकाफत और इंफॉर्मेटिव प्रोग्राम से ज्यादा लोगों को जोड़ने की, ताकि मुस्तकबिल में ऐसे दूर उफ्तादा इलाकों में सयाहती सरगर्मियों में तेजी आए और सयाहों की आमद में इजाफे के जरिए मुकामी लोगों को रोजगार के मौके फराहम हो सके। मौजूदा दौर सोशल मीडिया का दौर है। आजकल खबरों को जानने, अपनी राय रखने और खबरों के तबादला ख्याल में ट्विटर का खूब इस्तेमाल हो रहा है। तो आइए एक नजर डालते हैं कुछ अहम ट्वीट्स पर। सेंगे सेरिंग ने ट्वीट किया है कि असातिज़ा ने गिलगित बल्तिस्तान में महीनों से तनख्वाह न मिलने के खिलाफ वजीर आला के दफ्तर के सामने एहतजाज किया। असातिज़ा को तनख्वाह दिए बगैर क्या आप मुल्क बना सकते हैं? हरगिज नहीं। पाकिस्तान की दिलचस्पी गिलगित बल्तिस्तान के अफराद को बाइख्तियार बनाने में नहीं है। पाकिस्तान सिर्फ मकामी कुदरती वसाइल की चोरी और ट्रांजिट रूट्स का इस्तेमाल करना चाहता है। जुनैद कजलबाश ने ट्वीट किया है कि गिलगित बल्तिस्तान के वजीर खुराक ने ऑफिस की तजदीद के लिए 2 करोड़ 50 लाख रुपए खर्च कर दिए। हालांकि वजीर आजम ने 3 बरस कबल किफायत बरतने की मुहिम का ऐलान किया था। जमील नागरी ने ट्वीट किया है कि गिलगित के इत्तेहाद चौक में बिजली के बहरान, इफरात ज़र, गैर कानूनी तौर पर जमीन देने और 10 दीगर नुकात पर मुजाहरा किया गया। ये मुजाहरा अवामी एक्शन कमेटी ने किया। इसमें सियासी, मजहबी, इलाकाई और समाजी तंजीमों के कारकुनों ने हिस्सा लिया। जिंदा दिल कश्मीर ने ट्वीट किया है कि भारतीय फौज की जानिब से नौजवानों को चुस्त और फुर्तीला बनाने और उन्हें जिस्मानी तौर पर फिट बनाए रखने के लिए पुलवामा में एक दोस्ताना क्रिकेट मैच का इनेकाद किया गया। नुज़हत अंद्राबी ने ट्वीट किया है कि जम्मू कश्मीर में मवेशी पालने की सरगर्मियों को बढ़ावा देने और दूध की सनत को फरोग देने के लिए डिपार्टमेंट ऑफ एनिमल एंड शिप हस्बेंड्री ने कठुआ जिले के लाखनपुर इलाके में विशाल पशुधन व्यापार मेले का एहतमाम किया।
श्री नगर डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन ने ट्वीट किया है कि आर्म्ड फोर्सेस फ्लैग डे के मौके पर हम उन बहादुर जवानों को सलाम करते हैं जिन्होंने वतन की हिफाजत की खातिर अपनी जान दे दी। गिलगित बल्तिस्तान की मकामी हुकूमत 1 साल का अरसा मुकम्मल कर चुकी है, लेकिन इस मुद्दत के दौरान अवाम को जरा भी सहूलत नहीं मिली है। वक्त के साथ मुस्बत तब्दीली नहीं आई, बल्कि अवाम की आफत मजीद बढ़ गई है। न इन्हें बिजली मिल रही है, न पानी, न तालीम, न सेहत, न रोजगार और न ही दीगर बुनियादी सहूलियात। गुज़िश्ता कई दहाइयों से इनके हालात ऐसे ही बने हुए हैं। गिलगित बल्तिस्तान को 475 मेगावाट बिजली की जरूरत है, लेकिन सिस्टम के पास सिर्फ 92 मेगावाट बिजली है। खित्ते में सेहत का शोबा भी बदहाली का शिकार है। न जदीद मशीनें हैं, न अद्वियात हैं और न ही इन अस्पतालों में गरीब मरीजों को इलाज मिल पाता है। मुश्किलों से जूझते गिलगित बल्तिस्तान के अवाम पर पेश है हमारी रिपोर्ट। लगता है एहतजाज गिलगित बल्तिस्तान के अवाम के मुकद्दर में लिखा है। शर्म की बात यह है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के दौरे हुकूमत में लड़कियों और घरेलू खवातीन को भी मुजाहिरे करने के लिए मजबूर होना पड़ रहा है। बात दरअसल ये है कि एक तवील अरसे से यहाँ के अवाम बुनियादी सहूलियात से महरूम हैं। वोट लेने और जीत जाने के बाद यहाँ के मुंतखब नुमाइंदों का सबसे बड़ा और अहम काम ये होता है कि वो अवाम से अपना राबिता पूरी तरह से खत्म कर देते हैं, जिसका नतीजा ये होता है कि अवाम को हुक्मरानों तक अपने मसाइल की जानकारी देने के लिए एहतजाज का सहारा लेना पड़ता है। हालिया रोज भी बिजली फराहमी की मांग को लेकर गिलगित शहर में अवामी एहतजाज देखने को मिला। ये फतहुल्लाह साहब का हल्का है, जहाँ से वो उनको भारी अक्सरियत में वोट मिला और आज उसकी आवाम यहाँ पर दर पदर जो ना रोडों पर जलील ख्वार हो रहे हैं। तो मेरी गुजारिश है जनाब सबसे पहले फतहुल्लाह साहब से, उसके बाद जनाब वाली ये हमारे जो लोकल गवर्नमेंट जो हमारे चीफ सेक्रेटरी साहब हैं उनसे गुजारिश है कि ये खुदा रहा हमें स्मार्ट मीटरों के नाम पे मीटर तो लगा दिए लेकिन बिजली नहीं दे रहे हैं ये लोग। तो जो मुआहिदा इन्होंने कोंदादास के साथ किया है 18 घंटे की उनको बिजली दे रहे हैं मुसलसल, तो वही हम चाह रहे हैं कि हमें बिजली दी जाए। वैसे तो पूरे साल ही गिलगित बल्तिस्तान में बिजली का बहरान बना रहता है, लेकिन मौसम सरमा में तो ये शिद्दत इख्तियार कर जाता है। आज के इस स्मार्ट दौर में जब हर चीज स्मार्ट होती जा रही है, जैसे स्मार्ट वॉच, स्मार्ट टीवी और स्मार्टफोन, तो भला बिजली के मीटर इससे कैसे अछूते रह सकते हैं। इस गरीब खित्ते में भले ही आवाम को बिजली नहीं दी जा रही है, लेकिन उनसे मोटे मोटे बिल वसूलने के लिए घरों में स्मार्ट मीटर लगा दिए गए हैं। यहाँ छोटे छोटे ट्रांसफार्मर लगे हुए हैं जो आए रोज फूक जाते हैं, लेकिन महकमा बरक़ियात की सारी तवज्जो ट्रांसफार्मर को अपग्रेड करने की बजाय आवाम से मोटा बिल वसूलने पर है। यहाँ पर जनाब वाले एक बड़ा इशू है, छोटे ट्रांसफार्मर लगे हुए, दिन ब दिन आबादी बढ़ रही है तो ट्रांसफार्मर हमारे रोज जलते हैं और जनाब वाले हम जब ट्रांसफार्मर मांगने जाते हैं तो जनाब वाले हमें ट्रांसफार्मर नहीं दिया जाता है। तो मेरी गुजारिश ये है कि तमाम ट्रांसफार्मर जितने भी ट्रांसफार्मर लगे हुए हैं उनको अपग्रेड किया जाए। गिलगित बल्तिस्तान के शहरियों को सिर्फ बिजली की अदम दस्तयाबी से ही नहीं जूझना पड़ रहा, बल्कि यहाँ और भी बेशुमार मसाइल भरे पड़े हैं, जैसे कि सेहत का शोबा। पहले से खस्ताहाल चल रहे इस शोबे की कलई कोरोना वबा ने पूरी तरह खोल दी है। बगैर सिफारिश के गरीब मरीज को सरकारी अस्पताल में दाखिला नहीं मिल पाता, और अगर दाखिला भी मिल जाए तो टेस्ट करवाने के लिए एड़ी चोटी का जोर लगाना पड़ता है। इससे भी ज्यादा परेशानी दूर दराज में रहने वालों को उठानी पड़ती है, जैसे कि कचूरा में रहने वाले मूसा अली अपने बेटे के इलाज के लिए जब लंबा सफर तय करके स्कर्दू पहुंचे तो वहां उन्हें बेशुमार मुश्किलात का सामना करना पड़ा। मैं अपने बेटे को लेकर हॉस्पिटल आ चुका है 2 दिन से, और टेस्ट करवाने का बता रहा हूँ
तो 2 दिन से मैं भाग रहा हूँ। वो टेस्ट लेबोरेटरी बंद करते हैं 10 बजे। ये कैसा हॉस्पिटल है? अगर नहीं चला सकते तो हॉस्पिटल को सील करे। गरीब आवाम को तंग क्यों करता है? यहाँ गरीबों को पकड़ शकड़ कर रहा है। जरा गरीबों की तरफ गौर तो करे सरकार। क्या कर रहा है? महंगाई ऊपर भी जा रहा है। हम मजदूरी करें, क्या करें? मैं टेस्ट कहाँ से करवाएं? ये है मेरा पर्ची। तो मेरा बेटा स्टूडेंट है, उसका तालीम भी खराब हो रहा है और उसका हालत भी खराब हो रहा है। कुछ होने की सूरत में सरकार जिम्मेदार है, हॉस्पिटल वाले जिम्मेदार है। ये कहानी सिर्फ स्कर्दू की नहीं है, बल्कि हर जगह का यही हाल है। यहाँ बहुत कम सरकारी अस्पताल हैं और जो हैं भी वो सिर्फ वीआईपी शख्स की ट्रीटमेंट के लिए हैं। गरीब मरीज तो खुदा के भरोसे ही होता है। बच गया तो सही, नहीं बचा तो ऊपर वाले की मर्जी थी, ऐसा कह दिया जाता है। इस सिलसिले को तोड़ने और सेहत का निजाम दुरुस्त करने की कोशिश अभी तक किसी भी हुकूमत ने नहीं की। वैसे इंतखाबात से कब्ल तो बड़े बड़े वादे किए जाते हैं, हसीन ख्वाब दिखाए जाते हैं, लेकिन इख्तिदार में आने के बाद हुकूमत जो काम करती है वो होता है अवाम की उम्मीदों को चकनाचूर करना और उन पर पानी फेरना। एक बेहतर अस्पताल न होने की वजह से अक्सर इन लोगों को अच्छे इलाज के लिए इस्लामाबाद जाना पड़ता है, जहां इनकी सारी जमा पूंजी खत्म हो जाती है। एमएस के पास गया, एमएस ने साइन करवा के दिया। उन्होंने मुझे मेरी तरफ देखा भी नहीं, दरवाजे से धक्के दे के बाहर निकाल दिया मुझे। इस तरह की बदतमीजियां हो रही। नहीं तो अगर गरीबों का इलाज नहीं कर सकते तो अस्पताल को बंद करे। हाँ, मैं ये कहना चाहता हूँ। बच्चा किधर है आपका? मेरा बेटा इधर ही है। आपके साथ है? मेरा साथ तो नहीं है, वो वापस चला गया। अब क्या करें बेटे से? अच्छा। अब इलाज ही नहीं करता है तो अगर टेस्ट ही नहीं करवाते तो मैं उस बेटे को लेकर कहाँ कहाँ फिरूं? हम प्राइवेट नहीं कर सकते सर। पहले भी मैंने प्राइवेट ही बहुत इलाज कर चुका है इस्लामाबाद में। मेरा 18-19 लाख रुपया खत्म हो गया। अब मैं कहाँ से लाऊं पैसा? मैं मजदूरदार आदमी हूँ। अपनी जनता को बुनियादी सहूलत से महरूम रखने वाली हुकूमत की ये नाकामी है जिसने आवाम का दुख दर्द मजीद बढ़ा दिया है। आज जदीदियत के इस दौर में दुनिया कहां से कहां पहुंच गई है। वहीं गिलगित बल्तिस्तान के बाशिंदगान कभी अस्पतालों में भटकते तो कभी बिजली के लिए सड़कों पर बैठे नजर आते हैं। मकामी हुकूमत के गरीब दुश्मन और गरीब का हक मारो जैसी पॉलिसियों से आवाम आजिज आ चुके हैं। सूरत हाल ये है कि इन्हें कहीं रोशनी नहीं दिख रही है। एक तवील अरसे से ये अंधेरे में खोए हुए हैं और मुस्तकबिल में भी इनकी हालत में तब्दीली आएगी ऐसी कोई उम्मीद नजर नहीं आती। पाकिस्तान के कब्जे वाले इलाकों में अवाम परेशान हैं, जबकि हुक्मरान हाथ पर हाथ धरे बैठे हैं। बहरहाल एक बार फिर लौटते हैं जम्मू कश्मीर की जानिब। यहाँ के काबिल नौजवानों का मुस्तकबिल संवारने के लिए इंतजामिया की जानिब से मुख्तलिफ मुस्बत इक़दामात उठाए जाते रहे हैं। नतीजतन नौजवान नस्ल तालीम के साथ साथ मुख्तलिफ पेशे वाराना खेलों में भी नाम रोशन कर रही है। इन शोबों में लड़के और लड़कियां यकसा तौर पर कामयाबी का मुजाहरा कर रहे हैं और इन्हें आगे बढ़ाने में मेहनत कश असातिज़ा भी अहम किरदार अदा कर रहे हैं, जिसकी मिसाल जिला उधमपुर में देखने को मिल रही है, जहां एक पीटी टीचर जो आला दर्जे की क्रिकेटर भी रह चुकी हैं, आसपास के इलाकों के बच्चों को क्रिकेट की बारीकियां सिखा रही हैं। पेश है हमारी रिपोर्ट। क्रिकेट की मकबूलियत भारत के साथ साथ दुनिया भर में कायम है। जम्मू कश्मीर के दूर दराज इलाकों में इस खेल को बेहद जोश और खरोश के साथ खेला जाता है। इस खेल को पेशा वाराना तरीके से खेलने के लिए बड़ी तादाद में खेल शायकीन कोचिंग लेते हैं। क्रिकेट के खेल को अगली नस्ल तक ले जाने में कोचिंग देने वालों का भी अहम किरदार रहता है। इस संत में जिला उधमपुर के घड़ी इलाके की पीटी टीचर अपनी इस जिम्मेदारी को बखूबी अंजाम दे रहे हैं। पूजा शर्मा यूं तो फिजिकल एजुकेशन की टीचर हैं, लेकिन वो नेशनल लेवल तक क्रिकेट खेल चुकी हैं और अपने इस हुनर
اور کرکٹ کھیل کے تجربے کا فائدہ نوجوان لڑکے لڑکیوں تک پہنچانا چاہتی ہیں۔ میرے کو کوئی ایکسپوزر نہیں ملا اتنا کھیلنے کا، اس ٹائم گرلز کا اتنا نہیں تھا، لیکن ابھی میرے کو ایک پلیٹ فارم ملا کہ یہ لاک ڈاؤن ہوا، میں دیکھا کہ بوائز باہر نکل رہے تھے لیکن گرلز باہر نہیں نکل رہی تھی۔ ویسے میں اپنے اسکول میں تو بچوں کو لے کے جاتی تھی، لیکن یہ آس پاس کے جو بچے تھے نا وہ باہر نہیں نکل پا رہے تھے، تو اس لیے میں یہ انیشیٹو لیا کہ میں یہاں پر کرکٹ سکھاؤں گی۔ کوچ پوجا شرما یہاں پر موجود خالی گراؤنڈ میں اسکول کی ذمہ داریاں پوری کرنے کے بعد آس پاس کے بچوں کو کرکٹ کی باریکیاں سکھاتی ہیں۔ موجودہ وقت میں وہ تقریباً 25 لڑکیوں اور 11 لڑکوں کو مفت کرکٹ ٹریننگ دے رہی ہیں۔ ان کی سب سے خاص بات یہ ہے کہ یہاں آنے والے ہر کھلاڑی کو وہ سخت ڈسپلن کے ساتھ فٹنس، ایکسرسائز اور کرکٹ پریکٹس کرواتی ہیں۔ میں کرکٹ اس لیے کھیلتی ہوں کیونکہ یہ کھیل جو ہے ہمیں بہت پسند ہے اور ہمیں ہماری کوچ پوجا شرما میم کھلاتی ہیں۔ وہ ایک گورنمنٹ ٹیچر ہیں، وہ اپنے ورکنگ آورس کے بعد ہمیں یہاں کھلاتی ہیں۔ یہاں پہ صرف لڑکے نہیں بلکہ لڑکے بھی کرکٹ کھیلنے آتے ہیں۔ مجھے بہت گرو محسوس ہوا جب ہمارے جموں کشمیر کی ایک لڑکی سرلا دیوی نے نیشنل انہوں نے اچھا ایک نام بنایا۔ ان کی سے پروتساہت ہو کے ہم یہاں کھیلتے ہیں۔ کچھ عرصہ قبل تک یہاں بھی کرکٹ کو لڑکوں کا ہی کھیل مانا جاتا تھا، لیکن وقت اور حالات بدلنے کے ساتھ لوگوں کی سوچ میں بھی تبدیلی آئی ہے۔ اب نہ صرف لڑکے بلکہ لڑکیاں بھی اکثر گلی محلے میں کرکٹ کھیلتی ہوئی دکھائی دے جاتی ہیں۔ حالانکہ جب پوجا کرکٹ کھیلتی تھی تب حالات ایسے نہیں تھے، اس لیے قومی سطح تک پہنچنے کے باوجود پوجا اسے اپنا کیریئر نہیں بنا سکی، لیکن پوجا شرما ان مقامی کھلاڑیوں کی خاص کر لڑکیوں کو کرکٹ کھیلنے کے لیے لگاتار ہمت افزائی کرتی رہتی ہیں۔ ہمیں پہلے گھر والے ایفرٹ نہیں کرتے تھے کہ ہم ادھر آئیں اور کرکٹ کھیلیں، تو پوجا میم نے ہمیں ادھر بلایا اور سکھاتے ہیں وہ، اور ہم بھی چاہتے ہیں کہ ہم ابھی جموں کی ایک دیدی وہ کھیلنے گئے تھے اور انہوں نے نیشنل مارا ہے، اور ہم بھی چاہتے ہیں کہ ہم بھی نیشنل مارے۔ کھیل تربیت سے ان کھلاڑیوں کا حوصلہ بڑھ رہا ہے اور یہ مختلف قومی سطح کے کھیل مقابلوں میں شرکت کرنے کی بھی سوچ رہے ہیں۔ خاص طور سے یہاں آنے والی لڑکیاں آگے بڑھنا چاہتی ہیں، جس طرح سے سرلا دیوی جیسی ماہر کرکٹ کھلاڑی آگے آئیں، کیونکہ موجودہ وقت میں مقامی لڑکے لڑکیوں کو زیادہ بہتر ٹریننگ اور سہولتیں مل رہی ہیں اور جلد ہی یہ بڑے کرکٹ ٹورنامنٹس کے لیے تیار ہوں گے۔